तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है 24 मार्च है और आज आप सभी का जो है हिंदी का पेपर हो चुका है। तो आज हम लोग जो है पूरा इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे आप लोग जो है कितने नंबर का सही करके आए हो और कितने नंबर का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप जो है नोट पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। ये तो सभी को पहले से पता होता है। तो देखिए, पहला प्रश्नोत्तर नंबर 1 का जो का प्रश्न पूछा गया था, उसमें आपका आया था कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला कथन है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो कुछ लोग जो है इसी को सही टिक करके आ गए होंगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये सही कथन नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का तो है लेकिन वो इनका निबंध संग्रह नहीं है। तो ये इनका इतिहास के ऊपर, एक हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर उन्होंने इतिहास लिखा था, ये वो विधा है। उसके बाद दूसरा हमारा है आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। ये कथन भी गलत है। ये कहानी संग्रह तो है लेकिन चतुर्सेन शास्त्री जी का नहीं है। उसके बाद हमारा अगला है झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। तो ये यशपाल की रचना तो है लेकिन ये नाटक नहीं है, ये एक उपन्यास है। उसके बाद हमारा चौथा कथन है आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो आपका यह कथन जो है बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। तो आपका जो है पहले क्वेश्चन का चौथा जो विकल्प है वो सही होगा। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो है इसका सेट नंबर देख लीजिए, AE है। तो चलिए देख लेते हैं अपना खंडखा। तो खंडखा है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपका पहला विकल्प जो है रस मीमांसा है। तो इनमें से केवल एक करना था, तो आप कोई भी एक करके आ जाइए, आपका जो है उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, और त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, और कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और क्या भूलूं क्या याद रखूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो ये हो गया हमारा खंडखा। उसके बाद हमारा खंडगा आ जाता है जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैंने ये अपनी वीडियो में पहले ही बताया था कि ये जो है जीवनी विधा पर आपका कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो वहां पर मैंने बताया था कि कलम का सिपाही जो अमृत राय जी की रचना है और ये जीवनी विधा पर आधारित है। अगर आपने ये नहीं लिखा है, कोई दूसरी जीवनी विधा पर आधारित रचना लिखी है, तो वो भी सही है। तो उसके बाद जो है देख लेते हैं अगला क्वेश्चन खंडघा तो वो है परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु जो है ये आपका उपन्यास है। उसके बाद आता है साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है काफी सारे स्टूडेंट का गलत हो गया। सभी लोगों ने विनय मोहन शर्मा जी को लगाया, लेकिन ये जो है इनका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा श्याम सुंदर दास जी। चलिए उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 है तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिख दीजिए। तो तार सप्तक के तो अनेक कवि थे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो इनमें से जो है इनके प्रमुख कवि लिख देते हैं अज्ञेय जी को। अगर आपने अज्ञेय लिखा है, अज्ञेय के अलावा किसी और का लिखा है तो भी सही होगा, लेकिन अज्ञेय लिखा है तो भी सही है, क्योंकि अज्ञेय जो है इसके मेन मुखिया थे। उसके बाद हमारा खंडखा है द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विशेषताओं का आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो लिख दिया होगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो हमारे हमारे जो छात्र थे उन्होंने लिखा था प्रकृति का मानवीकरण, और उसकी दूसरी विशेषता थी रहस्य की भावना। अगर आपने कोई दूसरी लिखी है तो वो भी सही होंगी। उसके बाद हमारा खंडगा आ गया कि नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली है व्यंग्य की प्रधानता और स्वर का विद्रोह। अगर आपने कोई दूसरी लिखा तो भी कोई बात नहीं है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आप गद्यांश पढ़िए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अच्छा, अगर जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, बस पहली लाइन पढ़ के उनको पता चल गया होगा कि चैप्टर कौन सा है। उसके बाद है वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है आपका पहला ही चैप्टर है मित्रता, जो कि लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो इसके नीचे जो है ये कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से लिख के आए होंगे। तो चलिए उसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसकी व्याख्या भी आप लोग जो है ढंग से किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा देखिए इसी का खंड
खा है उसे भी देख लेते हैं। क्या पता कुछ छात्रों ने खंड खा को लिखा हो। तो वो है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। जैसे ही ममता मिला वैसे ही समझ में आ गया कि ये जो है ममता चैप्टर जो कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, उससे जो है ये लाइनें अवतरित हैं। तो इनका भी सेम जो है इसमें भी देखिए अंडरलाइन है, रेखांकन की व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है और एक क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आप सभी छात्रों ने जो है इन सबका उत्तर जो है बहुत सही ढंग से और सटीक तरीके से दिया होगा। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा जो इसमें जो का खंड है उनमें जो लाइनें हैं वो क्या हैं। सुन सुंदर बैन सुधारन साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दैन तिन्ह समुझाई कछ मुस्काई चली। तो ये लाइनें जो है इतना ही पढ़ के छात्रों को पता लग गया होगा कि ये लाइनें जो हैं वनपथ द्वारा शीर्षक से अवतरित हैं और जिनके रचयिता जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो इसी के आगे जो है खंडखा था और ये इनकी जो लाइनें थी वो क्या थी। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। तो ये चैप्टर जो है बच्चों को ढूंढने में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो है भारत माता का मंदिर है शीर्षक से अवतरित है और जिसके रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगर आपने इसे नहीं किया है, इसे भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना था। जिन्होंने इन्हें किया इसे किया तो वो भी ठीक है और जिन्होंने इसे किया तो वो भी ठीक। उसके आगे जो हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 5 आ जाता है और इसमें क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो पहले लेखक है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जीवन परिचय जीवनी लिख दिया, एक रचना लिख दी, काम खत्म। उसके बाद जो इसका खंडका है उसका खंडका है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं सूरदास हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी है। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे छात्रों ने सूरदास जी का लिखा होगा। तो वैसे एक कहावत भी है कि तुलसी सूर कभी हारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो यहाँ पर देखिए सूरदास जी का आ गया। तो काफी सारे छात्रों ने इसे ही लिखा होगा, बाकी नीचे वाले दो है बहुत कम छात्र जो है याद करते हैं। तो चलिए हम मानते हैं कि आपने जो है यहाँ तक अभी तक जो सारे क्वेश्चन किए हैं सारे सही होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उसे आप जो है कमेंट में कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सर हमारे ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। उसके आगे देखते हैं। तो चलिए आगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला हमारा जो खंड है, दुर्मुख द्वितीया कसाघाता ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु। जैसे ही आपको ये चंद्रशेखर मिल गया वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये चैप्टर जो है देशभक्ता चंद्रशेखरा नामक पाठ से जो है लिया गया है। तो इसका जो है उसके बाद चैप्टर का नाम ये हो गया, संदर्भ में आपको ये लिख देना था। उसके बाद जो है इसका अनुवाद कर देना था। तो अनुवाद जो है आप लोगों को आता ही होगा। उसके बाद अथवा करके है यहाँ पर, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागम भवेत। तो ये जो जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम है केन किम वर्धते। और उसके बाद जो है इसका जो है अनुवाद भी आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और यह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस प्रश्न पत्र में केवल यही आया है, तो इसे छोड़कर आप जो है कोई एक जो है श्लोक लिख आए होंगे, ये उम्मीद करते हैं। उसके आगे है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो वाराणसी किमर्था प्रसिद्धा। तो इसका जो है उत्तर होगा वाराणसी विविधानाम शिल्पानाम कलानाम चाकृते प्रसिद्धा अस्ति। तो उम्मीद करता हूं जिन छात्रों ने इसका उत्तर लिखा होगा वो सही होगा। उसके आगे हमारा जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया, वीरा केन पूजते। ये मतलब हर साल पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरा वीरेण पूजते। उसके बाद है आरुणी श्वेत केतुम किम अकथयत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आरुणी श्वेत केतुम यत ब्रह्मचर्यम वश अकथयत। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायाधीशा चंद्रशेखरा कथम अदंडयत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यायाधीशा चंद्रशेखरा पंचदश कसाघाताना
अदंधयत। तो उम्मीद करता हूं इसमें से जो है केवल 2 क्वेश्चनों के आपको उत्तर लिखने थे और 4 थे, तो आपने जो है किन्हीं 2 का लिख दिया होगा उत्तर। तो उसके बाद आगे जो है हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 8 है। 8 का है हास्य रस अथवा करुण रस का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो आपने परिभाषा लिख दी होगी, उदाहरण लिख दिया होगा, ये भी आपका सही हो गया। उसके बाद खंड का है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखे, इसे भी लिख दिया होगा। उसके बाद है रोला और सोरठा, ये तो सब परिभाषा लगते हैं। उसके बाद हमारा है उपसर्ग। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। उसे ऊपर आ है तो उसे अनार बना दीजिए, नीचे अध है तो इसे अधिकार कर दीजिए, अन है तो अनुराग। तो आगे वर्ड है अनु, तो इससे बना दीजिए अनुरूप, अनुराग। आगे है सह तो सहयोगी, सहरूपी। आगे है अप तो अपकार, सु तो सुअवसर। मतलब किन्हीं 3 का यूज करना था। 6 थे, 6 में 3 थे बनाता था। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आगे है प्रत्यय। प्रत्यय भी जैसे देखिए पन आ गया तो बचपन लिख दीजिए, लड़कपन लिख दीजिए, और यहाँ पर आई है तो कठिनाई लिख दीजिए, चौड़ाई लिख दीजिए, ये कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये सभी आप लिख लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का खंड गा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। तो किन्हीं 2 के करने हैं। पहला है राजा रानी, तो इसका हो जाएगा समास विग्रह राजा और रानी। और इसमें जो समास का नाम होगा, इसमें जो समास का नाम पूछे नहीं तो आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे उसके आगे है पंचगंगा, तो पंचगंगा का जो होगा आप लिख देंगे। उसके बाद है विशेषण विशेष से, तो इसका हो जाएगा विशेषण और विशेष से। उसके आगे चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। उसके आगे राम रहीम, राम और नेम। इसमें जो है पहले जो है समास का नाम लिखने को आता था, हमें लगता है इस साल पूछा नहीं गया। उसके बाद निम्नलिखित में खंड घा देखते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कई सारे शब्द लिखे हैं, 5 शब्द लिखे हैं, और इनमें से जो है आपको 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखने थे। तो इसमें जो है देखिए नाक का जो है आपका तत्सम रूप होगा नासिका, और पीठ का होगा पृष्ठ, और डंडा का होगा दंड, और गोबर का होगा गोमय, हल्दी का होगा हलिद। तो ये हो गए हमारे तत्सम रूप। उसके बाद हमारा खंड अंगा आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची जो है इतने सारे 5 विकल्प आ गए हैं, और 2 में से 2 के 2 पर्यायवाची लिखने थे। तो देखिए सबसे पहला वर्ड था गंगा। तो गंगा तो आप सभी को पता होगा कि देव नदी से कह सकते हैं, या भागीरथी, या आप जो और क्या है, या आप जो और। चलिए उसके आगे देखते हैं घोड़ा का। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो अश्व और है, या इसके अलावा जो आप लिख के आए होंगे वो भी सही हो सकते हैं। उसके बाद इंद्र है तो इंद्र के होंगे देवेंद्र, महेंद्र। कुबेर का धन, संपत्ति। उसके आगे खग है, खग होता है पक्षी भी है। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची। तो आप सभी जो है इन सभी वाक्यों को जो है किए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो है आपका पेपर सही गया होगा। तो उसके आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10। तो प्रश्नोत्तर नंबर 10 में क्या था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो पहला हमारा था मात्र प्लस आज्ञा, तो इसका हो जाएगा मात्राज्ञा, और इसमें जो संधि होगी वो यड़ संधि होगी। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड था मधु प्लस अरि, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा मध्वरी, और इसमें जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि। इन चारों में जो है यड़ संधि थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रा प्लस आदेशा, तो इसका हो जाएगा लादेशा, और इसमें भी यड़ संधि थी। उसके बाद हमारा चौथा है इत प्लस अत्र, तो इसका हो जाएगा इत्यत्र, और इसमें भी जो है यड़ संधि होगी। उसके बाद हमारा खंड का आता है निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। तो हमारा देखिए पहला का है फल, तो इसमें जो है फल का हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन का हो जाएगा फलेन। क्या हो जाएगा? फलेन। और उसके आगे जो है अथवा करके लिखा गया है उसका हो जाएगा नद्या। तो 2 में से एक लिखना था, चाहे इसका आप लिख देते चाहे इसका लिख देते। तो ये हो जाएगा इसका, और ये नदी का हो जाएगा नद्या। उसके बाद हमारा दूसरा है मति, तो मति का जो तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा मत्या होगा। इसका क्या होगा? मत्या होगा। उसके बाद इसके अथवा में था मधु, तो इसका हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन मधुना। तो ये हमारे हो गए तृतीया विभक्ति एक वचन वाले। तो उसके आगे देखिए खंडगा देखते हैं। खंडगा नंबर निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इन सभी में से किसी एक का धातु लिखना था, लकार लिखनी थी, पुरुष लिखना था और वचन का नाम लिखना था। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अपटा। जो अपटा वर्ड है इसका जो है धातु है पठ धातु है, और इसका जो है यहाँ पर जो है लकार है वो है लंग लकार है, और इसका जो पुरुष है यहाँ पर मध्यम पुरुष है, और इसका जो वचन जो है एक वचन है। चलिए एक तरफ से हम लिख देते हैं, उसके बाद जो है आप देख लेना। तो उसके आगे हमारा वर्ड है हसिष्यावा। तो इसका जो
धातु है वो हस धातु है, और इसका जो लकार है वो लिट लकार है, और इसका जो पुरुष है वो है उत्तम पुरुष, और इसका जो वचन है वो है द्विवचन। उसके आगे हमारा वर्ड है पठेताम। तो पठेताम सभी को पता है पठ धातु का ही है, तो इसका धातु हो जाएगा पठ, और लकार इसका है विधिलिंग लकार, और पुरुष इसका है प्रथम पुरुष, और इसका वचन है द्विवचन। तो ये भी आपका हो गया होगा। इसमें से किसी एक का करना था, सभी का नहीं। उसके बाद हमारा खंडगा आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हमारा पहला वाक्य है सीता विद्यालय जाती है। इसका इंग्लिश में नहीं करना था, संस्कृत में करना था। तो सीता विद्यालय जाती है, इसका हो जाएगा सीता विद्यालयम गच्छति। तो इसका हो जाएगा सीता विद्यालयम गच्छति। उसके आगे तो हमारा अगला वाक्य है हमें वहां जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा संस्कृत अनुवाद वयम तत्र गच्छेम। क्या हो जाएगा? वयम तत्र गच्छेम। तो इसका ये हो जाएगा। उसके आगे वाक्य है घर के चारों ओर पेड़ हैं। तो इसका हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद ग्रहम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो चलिए लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा ग्रहम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो चलिए इसके आगे वाला वाक्य देख लेते हैं। आगे वाक्य है बालक खेल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा बालका क्रीडांगणे क्रीडति। तो इसका हो जाएगा बालक खेल रहे हैं, बालका क्रीडांगणे क्रीडति। तो चलिए अगला जो है अपना प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना था। तो पहला था खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, वर्षा ऋतु से लाभ, भारतीय किसान का जीवन। तो देखिए इन सभी पर जो है आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। तो देखिए आप जो है तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो है निबंध को भी बहुत अच्छी तरह से लिखा होगा, क्योंकि ये जो है 6 नंबर का आता है। 6 नंबर का आने का मतलब है कि एक पेज में आपको 2 नंबर मिलेंगे। कम से कम आपको जो है इनमें 3 पेज जो है भरने ही भरने थे। पेज भरने का मतलब ये नहीं था कि उसमें कहानी लिखनी थी, राम कहानी लिखनी थी। इसमें जो है जो पूछा गया वही लिखना था। तो उसके बाद जो है हमारा जो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आता है हमारा खंड काव्य पे आधारित आता है। तो हमारा जो आपका जो भी खंड काव्य रहा होगा, इसमें देखिए तुमुल है, कड़ है, अग्र पूजा है, आपका जो भी खंड काव्य रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है उत्तर लिख के आए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये देखिए हमारे यहाँ जो रायबरेली में आता है वो कर्मी भरत आता है। तो उम्मीद करता हूँ रायबरेली वाले छात्र भी कर्मी भरत पर जो है बहुत अच्छे से लिख के आए होंगे। तो चलिए तो जो है आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको जो है वीडियो वगैरह जो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा जो है इस जो है पेपर का जो एनालिसिस जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए आज को जो है हम यहीं पर से विराम लेते हैं।